ये क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का है, तो आप ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे से प्राप्त किया जा सकता है? ए है वास्तविक बड़ा, वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा, आभासी छोटा। तो इसको आपको कूट में आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बी, जो कि वास्तविक वास्तविक बड़ा या छोटा हम लोग पर्दे से चित्र प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये तीसरा, ये वाला कूट, जो कि ए और बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बायोलॉजी का होने वाला है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ आंसर देना है। पहला है एडेड इम्यून डिफिशियंस सिंड्रोम, और बी है एग्वरेड इम्यून डिफिशियंस सिंड्रोम, और सी है एक्यूरेट, और एक बार देखते हैं, एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंस सिंड्रोम, और डी है आर्टिफिशियल इम्यून डिफिशियंस सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा एड्स का फुल फॉर्म ऑप्शन सी, जो कि एक्यूरेट इम्यून डिफिशियंस सिंड्रोम, जो कि एड्स का फुल फॉर्म है। तथा एड्स की खोज सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था 1981 में, आपको ये भी याद रखना है। और भारत में 1986 में तमिलनाडु में सबसे तमिलनाडु चेन्नई में सबसे पहले ये देखा गया था। आप इसी को याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? तो श्वसन तंत्र में कौन सा भाग जो वायु का निपतन को रोकता है? ए है पसली, मेरुदंड, श्वसन नली, उपस्थित वाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उपस्थित वाला है। श्वसन तंत्र के उपस्थित वाला भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है, ऑप्शन डी, जो कि ये उपस्थित वाला कंठ के पास उपस्थित रहता है। इसको भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण होने वाला फिजिक्स से। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप को निरूपण करता है? ऑप्शन ए है आर बराबर आई स्लैश वी, और भी बराबर आई आर, और आई बराबर वी टू आर, और आई बराबर आर स्लैश भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि भी बराबर आई आर ओम का नियम गणितीय रूप को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधकता, या उच्च वोल्टेज, या उच्च धारा, या उच्च प्रतिरोध। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बल्ब की फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला व लंबा बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उच्च प्रतिरोध के कारण बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला व लंबा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, आपको पता होना चाहिए। और बल्ब की फिलामेंट जो अंदर होते हैं, जो कि ये तार टाइप के होते हैं, ये टंगस्टन के बने होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है। और आप यहाँ देख सकते हैं, बल्ब में कुछ गैस होते हैं जो कि बल्ब के अंदर होते हैं। दो गैस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और आर्गन गैस होते हैं। और बल्ब की गलनांक होती है 3380 सेंटीग्रेड तक इसका गलनांक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, आप यहाँ देख सकते हैं। न्यूटन के अष्टम नियम में पहला तत्व खालिस्तान है और अंतिम ज्ञात तत्व खालिस्तान है। तो इसका आंसर गैस करना है आपको। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन जीरकोनियम, हाइड्रोजन लेथेनम, या हाइड्रोजन थोरियम, या हीलियम जीरकोनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि हाइड्रोजन थोरियम, जो कि न्यूटन के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूटन ने ज्ञात तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग बने रहें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं? यह है शैवाल, प्रोटोजोआ, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु और कवक, या प्रोटोजोआ और लाइकेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि जीवाणु और कवक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए जीवाणु और कवक जैसे कि जीव सूक्ष्मजीव को अपघटन करते हैं, जो कि प्रकृति में अपघटन करते हैं, इसीलिए स्वस्थ रखने के लिए जीवाणु और कवक सहायक होते हैं। और शैवाल और लाइकेन में इसमें सहजीविता का संबंध पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग बने रहें। 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अंगरोधी पदार्थ के रूप में होता है।
यौगिक एक्स क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं यौगिक एक्स क्या है। ऑप्शन ए है धावन सोडा या बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, जो कि अंगीरोधी, जो कि अंगरोधी अंगरोधी होती है, जो कि ये जैसे कि हड्डी वड्डी टूट जाने के कारण से जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस करके जोड़ा जाता है। और इसमें आपको गैस करना भी था, आप यहाँ देख सकते हैं अंगीरोधी दे दिया था, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी आपको यहाँ राइट लगाना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब परमाणु क्रमांक खालिस्तान और नाभिक आवेश खालिस्तान, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल खालिस्तान, इसलिए लिथियम और फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको आवर्त सारणी आता है। अगर आप आवर्त सारणी को डिटेल से पढ़े हैं तो ऑप्शन ए है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है घटता है, और ऑप्शन बी है बढ़ता है घटता है बढ़ती है, और सी है घटता है घटता है बढ़ती है, और डी है बढ़ता है घटता है घटती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि बढ़ता है। यहाँ होगा बढ़ता है और यहाँ घटता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आवर्त सारणी नियम के अनुसार जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं आवर्त सारणी में, तब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिक की आवेश भी बढ़ता है, और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण भी बल भी बढ़ता है, और त्रिज्या घटता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कशेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, या औषधियों और विष का निराविषीकरण, या जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि औषधियों और विष का निराकरण किया जाता है एचसीआर द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देख सकते हैं, दो क्रमागत समाजित श्रेणी के सदस्य के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? तो दो क्रमागत समाजित श्रेणी के बीच सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होगा? 8, 12, 16, 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि दो क्रमागत समाजित श्रेणी में 14 का आणविक द्रव्यमान अंतर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा कूट वाला है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन करने में कंफ्यूज हो सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो आपको यहाँ कौन सा कथन सही है उससे बताना है। ऑप्शन ए है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए फ्यूज को विद्युत तत्व तार जोड़ा जाता है, और तीसरा है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो इसका आंसर आप गैस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कौन सही है या कौन गलत है। ऑप्शन पहला है टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। और दूसरा देखते हैं फ्यूज को विद्युतात्मक तार में जोड़ा जाता है, ये गलत है। और तीसरा है फ्यूज बनाने में चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा वाला कूट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि पहला और तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला आप यहाँ देख सकते हैं, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, पहला कथन है। और दूसरा कथन है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, और तीसरा कथन है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन देखते हैं, यह दर्पण पर अभिलंब होते हैं, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, ये कथन असत्य है। और तीसरा कथन देखते हैं, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है, ये कथन सही है। तो इसका कूट आंसर होगा ऑप्शन होगा इसका सी, जो कि पहला और तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण खालिस्तान के बराबर होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि जीरो कोण बनेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अति इम्पोर्टेंस होने वाला है बायोलॉजी का, तो आप यहाँ ध्यान से देखें तभी आप यहाँ समझ पाएंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए है अंत सेनन, और बी है परासरण, और सी है भस्मीकरण, और डी है वाष्पोर्जन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि अंत
अंत। इससे अंत कहलाता है जब भूमि में प्रवेश करता है, जो कि रिसकर भूमि में प्रवेश करता है पानी। और परासरण वही प्रक्रिया है जिसमें कि इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको फ्रेंड्स। जब हम किसी उबले हुए अंडा को पानी के अंदर जब हम डालेंगे तब वे सिकुड़ जाएगा, वे परासरण कहलाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ परासरण का, जब हम नदी या पानी में अधिक देर तक नहाते हैं तब हम लोग का हाथ कुछ फूला हुआ दिख जाता है, वही परासरण है। और वाष्पोर्जन को बताता हूँ फ्रेंड्स। वाष्पोर्जन वही प्रक्रिया होते हैं जो कि ये पेड़ पौधे में वाष्पोर्जन होते हैं। जैसे कि क्या बताऊँ, ऐसे बताऊँ जो कि पत्तियों से भाप निकल जाते हैं, ये सभी वाष्पोर्जन है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।